सर ये बताइएगा कि जो भी उम्मीदवार जीतता है तो जो 3 की इश्यूज हैं फॉरेन पॉलिसी के, फॉर एग्जांपल मिड ईस्ट है, फिर चाइना है, फिर यूक्रेन वाला मामला है, क्या इसको ये डिफरेंट तरीके से डील करेंगे या यूएस पॉलिसी में कोई ज्यादा शिफ्ट जो है वो शायद ही आए इन मामलात में? थैंक यू वेरी मच आदिल। इस तरह है कि दोनों कैंपेन्स के जो हमने अब तक सुना है, दे हैव अ डिफरेंट स्टैंस ऑन इट। एक तो मिडिल ईस्ट की हम जब बात करते हैं तो वो तो दोनों अमन चाहते हैं, दे वांट दिस वार टू एंड। दोनों का यही वर्जन है और इसी के साथ वो जा रहे हैं। लेकिन ट्रम्प ये कह रहा है कि अगर वो जीत जाता है तो द वार विल इमीडिएटली एंड। और वोटर्स के लिए अब ये मुश्किल है कि वो ये इस पोजीशन में नहीं कि क्या वार कंटिन्यू रहेगा या बंद हो जाएगा कामिला हैरिस विंस द रेस। तो एक तो ये है। फिर यूक्रेन में तो मेरे ख्याल में ट्रम्प ने ऑलरेडी अपने जलसों में भी कहा है और जो इंतखाबी कैंपेन उसका है उसमें उसने सो मेनी टाइम्स ही मेंशन्ड इट कि अगर वो होता तो यूक्रेन का झगड़ा शुरू ही नहीं हो जाता। तो यूरोप में भी इसलिए एक वो है टेंशन है कि अगर वो आता है तो शायद ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाउ इट विल एंड नोबडी नोस, इसका किसी के पास कोई वो नहीं है। और चाइना के बारे में जो आपने पूछ लिया वो तो ये है कि चाइना पे ट्रम्प का स्टैंस बहुत ज्यादा वो है, सख्त है। वो तो चूंकि ट्रेड रिलेशंस है और ही इज गोना गो फॉर 60% टैरिफ ऑन ऑल चाइनीज प्रोडक्ट्स कमिंग टू यूएस। तो हम देख रहे हैं कि बाइडेन की जो पॉलिसी है वो भी सख्त है। हमने 2024 में देख लिया, इस तरह 2023 में हमने देख लिया। सैंक्शंस जो लगाए हैं चाइना पे वो बाइडेन के जमाने में बहुत ज्यादा लगाए गए हैं एज कंपेयर टू ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म जो 2017 से 2021 तक था। तो सैंक्शंस चाइनीज कंपनीज पे बहुत ज्यादा है, लेकिन टैरिफ जो है वो इसका वो जो रेशो है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर ये 60% टैरिफ लगाते हैं चाइना पे तो जाहिर है चाइना इकोनॉमी विल सफर लास्ट। ठीक, अच्छा असद हसन, आप इस वक्त वर्जीनिया में एक पोलिंग स्टेशन पर है, मुझे बताइएगा कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं डिफरेंट उस पर भी सर्वे आए हैं, वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, खुसूसन अगर सिर्फ अगर मिशिगन की बात करें तो वहां से जो बाइडेन जो है वो 1.5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 2.5 लाख है। तो कितना मुस्लिम वोटर जो है इन इलेक्शंस पर, जो कि रेजर थिन जिन्हें कहा जा रहा है, 1% भी अगर ओपिनियन पोल्स को देखा जाए, वो इस पर इम्पैक्ट हो सकता है? जी आदिल, मुस्लिम वोटर्स ओवरऑल अगर यूएस इलेक्शंस की हम बात करें तो उसमें तो कोई बहुत बड़ा वो इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन ये ज़रूर हुआ है जैसे आपने खुद मेंशन किया है कि मिशिगन के अंदर चूंकि अरब मुस्लिम वोटर्स की एक बड़ी तादाद है, दूसरे साउथ एशियन मुस्लिम्स भी हैं और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो करंट जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट उस पर अपनी नाखुशी का इजहार करते आए हैं। सो उसमें वहाँ पे खासतौर पे मिशिगन स्टेट के अंदर एक काउंटी है जिसके एक मेयर है, उन्होंने एलानिया एंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन आप ये देख लें कि उस काउंटी के अंदर उनकी काउंसिल के अंदर अगर 4 लोग हैं तो उनमें से 2 जो हैं दे आर स्टिल डेमोक्रेट। तो एक डिवीजन आपको वहां पे भी पाई जाती है, आप वहां पे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिशिगन में अगर बड़ी तादाद में वोट हैं तो वो एक ही तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत फैसला कौन उनकी हैसियत हो सकती है। लेकिन अगर वहां पे भी डिवाइड है सो उसको भी, उस स्टेट को भी फिर हमें उसी तरह देखना होगा जैसे हम बाकी स्विंग स्टेट्स को देख रही हैं। लेकिन जनरली पिछले 1 साल के दौरान खासतौर पर मिडिल ईस्ट में और गाजा के अंदर जो कुछ है उसके ऊपर मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स अपनी तकसीम, अपनी तफरीक कह लें और अपना जो एग्रेशन या गुस्सा कह लें, नापसंदीदगी कह लें, उसका इजहार वो मुख्तलिफ मार्चेस की सूरत में करते रहे हैं जो हमारे बिल्कुल ऑफिस के बिल्कुल साथ और कैपिटल बिल्कुल सामने हम उसको कवर करते रहे हैं। सो ये एक पॉइंट है, ये एक एलिमेंट जरूर है। आप देखना ये फाइनल नताइज के बाद ही हम डिटरमिन कर सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स ने कितना फर्क डाला। अगर कोई इम्पैक्ट कहीं पे किसी एक स्टेट में है या हो सकता है तो वो मिशिगन ही है। मिशिगन है। नफीस नकर साहब, दूसरा ही बताएगा कि ट्रंप अपने आप को पिच कर रहे हैं एज ए एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट। एक तो उसकी वजह क्या है, दूसरा जो हम डीप स्टेट कहते हैं
कितना इम्पैक्ट यूएस इलेक्शंस पर एस्टैब्लिशमेंट का हो सकता है, जिस जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इशारे भी कर रहे हैं? आदिल, इस तरह है कि एक तो इनको इसलिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि वो स्टेटस को के खिलाफ हैं। अब देखिए, आपने जिस तरह जिक्र किया, यूक्रेन वार हो या चाइना के साथ ताल्लुकात हो या जो a kind of appeasement to so many other foreign countries, या जो अमेरिका यहाँ पे एक टर्म वो यूज करते हैं ना, वोकिज्म जिसको कहते हैं, कि he is against वोकिज्म। वो चाहते हैं कि स्टेटस को न हो, तो इसलिए उसको एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट के तौर पे देखा जाता है। लेकिन जहां तक डीप स्टेट का ताल्लुक है, तो जो अमेरिका की जो इलेक्शन मशीनरी है, वो तो यही लोगों को बता रहे कि nobody can influence it, whether it's a deep state or Trump or White House, the current White House, nobody can influence the voters in the sense कि उनके नतीजे इस तरह नहीं होगा जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाज़ ममालिक में लोग वोट एक को डालते हैं, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वोट जाते हैं तो उनके वोट आर नॉट काउंटेड। तो इस तरह कोई वो चीज़ नहीं है। ये तो बार बार जो जहाँ यहाँ की जो इंतखाबी मशीनरी है, दे आर कन्विंसिंग पीपल, दे आर अश्योरिंग पीपल कि इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी आपने देख लिया कि हमने 2020 में देख लिया कि काफ़ी सारी चार्जेस थे, और अब भी दोनों कैंपेन्स ने सैकड़ों वकीलों को हायर किया है कि अगर इस तरह कोई चीज़ हो तो दे विल बी रेडी टू फाइट इट इन द कोर्ट्स। ठीक, असद ये बताएगा कि एक तो डिफरेंट टाइम जोन्स भी हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं मुकाबला इतना टाइट है कि हो सकता है कि इसमें रिजल्ट्स चैलेंज भी होंगे, काउंटिंग भी चैलेंज होगी, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन इफ ऑल गो स्मूथ, तो कब तक जो है ये क्लियर हो जाएगा काउंटिंग के बाद के जो है व्हाइट हाउस में कौन जाता है? आदिल, जब ये काउंटिंग या इवन पहला वोट भी अर्ली वोटिंग में भी जब कास्ट नहीं हुआ, तो भी आपको बता सकते हैं कि 270 जो विनिंग नंबर है इलेक्टोरल कॉलेज का, तो दोनों कैंडिडेट्स में से कैमला हैरिस के पास ऑलमोस्ट 221 थे, 219 ट्रम्प के पास थे। ये इस बुनियाद पे क्योंकि जो रेड स्टेट है हिस्टोरिकली, और अब भी कोई ट्रेंड वहां से ऐसा सामने नहीं आ रहा कि वो फ्लिप हो सके, तो उस बुनियाद पे वो तो इन अ वे के काउंटेड हैं कि 221 219 उस लेवल पे खड़े हैं। ये जो 7 स्टेट्स हैं, यहाँ पे अगर जो टाइम जोन है, बाज़ जगहों पे 3-3 घंटे का डिफरेंस है। जैसे हम ईस्टर्न जोन में हमारे यहाँ काउंटिंग हो सकता है कि मुकम्मल हो चुकी हो, लेकिन किसी कैलिफोर्निया में अभी वहाँ पे जारी हो, वोटिंग जारी हो। तो आम तौर पे मैंने जो देखा है पिछले 4 इलेक्शंस में, यानी वाशिंगटन टाइम के मुताबिक रात 2 बजे के करीब सिचुएशन आम तौर पे वाज़े होती है। लेकिन जब इतना नेक टू नेक मुकाबला है, तो इस बात के इम्कानात हैं कि बहुत सारे एतराज़ात आ सकते हैं, और उसकी बुनियाद पे क्या आगे के प्रोसीजर्स या मेयर्स लिए जाते हैं, रिकाउंट में जाते हैं, उनको अनाउंस करवाने से रुकवाया जाता है, ये इस पे डिपेंड करता है। जनरली हिस्टोरिकली 2-2:30 बजे के दरमियान ट्रेंड्स बहुत वाज़े हो जाते हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। एक चीज़ बहरहाल ज़रूर डिफरेंट है दोनों इस इलेक्शंस में कि अगर कैमला हैरिस आती हैं तो वो पहली खातून और पहली अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट होंगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो पिछले 140 बरसों में और अमेरिका की में पहले और अमेरिका की तारीख में दूसरे प्रेसिडेंट होंगे जो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म के लिए पहुंचते हैं। और फिर सेकेंडली फेलनी चार्जेस में कन्विक्शन के बाद नवंबर में उनको सजा भी सुनाई जानी है। सो इस हिसाब से भी वो एक यूनिक एक स्टेचर है या जिसके साथ व्हाइट हाउस पहुंचेंगे।